जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किसी कोण का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है। अब जो हमारा कोण होता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। आपके पास में कोई एक होलो कोण हो सकता है यानी कि खोखला कोण हो सकता है। दूसरा आपके पास में हो सकता है एक सॉलिड कोण हो सकता है। ठीक है। तो दोनों का ही किस तरह से उसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको एक से ज़्यादा मेथड है वो बताऊंगा, ताकि आपको जो मेथड ज़्यादा आसान लगे आप एग्जाम में उसी मेथड का यूज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि किसी होलोकोन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है। होलोकोन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, आपने बचपन में आइसक्रीम तो खाई होगी, तो जो आइसक्रीम का जो कोन होता है वो किस तरह का होता है, वो एक तरह का होलो कोन होता है। या फिर जब हम बर्थडे मनाते हैं तो बर्थडे वाली जो टोपी होती है वो भी एक तरह की होलो कोन ही होती है। ठीक है। इस होलो कोन के ऊपर अगर हम एक बेस और लगा दें, ठीक है, यानी कोई एक डिस्क लेकर आते हैं और उस डिस्क को इस होलो कोन के ऊपर रख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, कोन है प्लस उस पर एक बेस भी लगा है। ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। तो ये भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। इसके अंदर हमारा जो कोण है वो अंदर से बिल्कुल खोखला है, खाली है, परंतु उस पर एक बेस भी लगा है। ठीक है। तो वन बाई वन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अपना आइसक्रीम वाला जो कोण है, बिल्कुल अंदर से खाली है और विदाउट बेस है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो। यहाँ दोस्तों हमें जो कोण दे रखा है उस कोण का जो बेस है, बेस की जो रेडियस है वो आपको दे रखी है कैपिटल आर। ठीक है, ये वाली रेडियस है वो कैपिटल आर है। उसकी जो वन साइड है उसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है कैपिटल एल दे रखी है। हमारा जो रोटेशन एक्सिस है उसके साथ से ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है। इसका जो मास है कोण का वो हमें दे रखा है कैपिटल एम। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करोगे आप। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, वही अपना पुराना मेथड लेंगे। सबसे पहले हम एक अल्पांश लेंगे। ठीक है। इस अल्पांश को हम मान लेते हैं एक रिंग है अपने पास में। ठीक है। आप क्या कीजिए कि एक रिंग है, उसके नीचे एक दूसरी रिंग रखिए, उसके नीचे एक तीसरी रिंग रखिए, और इस तरह से अगर रेडियस बढ़ती जाती है उन रिंग की और एक के ऊपर एक रिंग इस तरह से रखते जाते हैं तो लास्ट में एक स्ट्रक्चर अपने पास में बनकर आएगी। वो क्या होगी, कोन ही बनकर आएगा। ठीक है। तो मान लेते हैं हमने एक रिंग मानी, उस रिंग की रेडियस कितनी है, रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है। इस रिंग की रेडियस है ये अपने पास स्मॉल आर है। ठीक है। इस रिंग का मास क्या है, मास है अपना डीएम, और इसका जो एरिया क्या है, सरफेस एरिया मान लेते हैं डी ए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसको थोड़ा इस तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा कि अपना कोई एक रोटेशन एक्सिस है, उस रोटेशन एक्सिस के चारों तरफ कोई एक रिंग है आपके पास में, उस रिंग की रेडियस है आपके पास में कितनी, स्मॉल आर दे रखी है। ठीक है। इस रिंग का मास हमें दे रखा है डीएम दे रखा है। तो जरा बताइए इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आप कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर होगा अपना इस रिंग का मास डीएम और रोटेशन एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी है उसके बराबर। परपेंडिकुलर दूरी किसके बराबर है, आप कहोगे आर, तो ये आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक। एक बार हमारे पास में इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने पर हमारे पास में इस पूरे कोण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है। अब इंटीग्रेट करते समय यहाँ पर लिमिट क्या रखेंगे वो भी थोड़ी देर में हम सीख लेंगे। एक बार आपको आइडिया तो लग गया होगा कि किस तरह से ये प्रॉब्लम हमें सोल्व करनी है। ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी भी हमें जानकारी नहीं है। एक तो हमें जानकारी नहीं है कि हमारा जो रिंग है, रिंग का मास यानी कि डीएम है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। दूसरी हमारी इस रोटेशन एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर दूरी यानी कि आर की वैल्यू क्या है उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारा जो मास डीएम है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम सीखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर दूरी है आर उसकी वैल्यू क्या होगी। उन दोनों वैल्यू को यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में रखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में इस पूरे कोण का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ जाएगा। ठीक है। तो जरा देखते हैं इसका डीएम मास है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस कोण का सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए कोण है, कोण की अगर रेडियस है वो कैपिटल आर दे रखी है और ये वाली लेंथ अगर एल दे रखी है तो इसका सरफेस जो एरिया है वो अपने पास में क्या आ जाता है, पाई आर एल के बराबर। ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि ए एरिया के अंदर मास कितना है, आप कहोगे एम। तो इस कोण की यूनिट एरिया के अंदर मास कितना है, आप कहोगे एम बाई ए। ठीक है। तो हमने जो ये रिंग मानी है, इस रिंग का जो डी ए एरिया है उस एरिया पर मास कितना होगा, इस डी ए एरिया पर मास किसके बराबर होगा, वो होगा एम बाई ए डी ए,
जिसको हम डीएम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारी ए की वैल्यू तो हमारे पास में है पाई आर एल, परंतु डी ए की वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं है। ठीक है ना, तो इस डी ए की वैल्यू और कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो इस रिंग का एरिया क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जरा मुझे ये बताइए कि रिंग है, रिंग की विड्थ कितनी है। तो आप जानते हो कि अगर ये वाली जो टोटल लेंथ एल है, तो ये वाली जो लेंथ है वो आप क्या मानोगे, इस लेंथ को हम मान लेते हैं ये है डी एल। ठीक है, डी एल है। तो जरा आप इसको देखिए अपना, ये हमारे पास में रिंग है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा ये कर्व है ना, थोड़ा सा ये तिरछी है लाइन, पर ये इतनी मामूली सी तिरछी है कि इसको आप नेग्लेक्ट मान सकते हो। ये वाली जो लेंथ है वो आपको क्या दे रखी है, ये दे रखी है डी एल। ओके, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस अपनों ने मानी है स्मॉल आर। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताइए इसका एरिया क्या होगा। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस रिंग को अगर काट कर अगर इसको लंबा फैलाएंगे तो आप कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखेंगे, देखोगे ना। तो ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर होगी, आप कहोगे ये वाली लेंथ है वो तो डीएल के बराबर होगी, और ये वाला जो पोर्शन है इसकी लंबाई किसके बराबर होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आपने सर्कल देखा होगा, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है आर। तो इसकी सर्कमफ्रेंस यानी कि इसकी परिधि है, परिधि की लंबाई किसके बराबर होगी, आप कहोगे 2 पाई आर के बराबर होगी। अगर इस रिंग को काट कर अगर हम इसको फैला देते हैं या इस सर्कल को हम फैला देते हैं तो आपके पास में जो वायर आएगा उसकी लंबाई किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर। तो इसी प्रकार से हमारे रिंग के इस पोर्शन की जो लंबाई है वो किसके बराबर आएगी, 2 पाई आर के बराबर आएगी, आएगी ना। तो यहाँ से मुझे बताइए इसका सरफेस एरिया है वो किसके बराबर आएगा। तो आप कहोगे इसका सरफेस एरिया है वो तो अपना आ गया 2 पाई आर डी एल के बराबर आ गया। अब क्या करते हैं, इस डी ए की वैल्यू और ऊपर से जो ए की वैल्यू है वो दोनों हम रख देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास में जो डी एम की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, डी एम की वैल्यू आ जाएगी एम बाई ए की वैल्यू क्या है पाई आर एल, और डी एम की सॉरी डी ए की वैल्यू क्या है, डी ए की वैल्यू है 2 पाई आर डी एल, है ना यहाँ तक। तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप मुझे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ कट क्या रहा है, तो आप देखोगे यहाँ से पाई कट रहा है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा एम 2 आर डी एल अपॉन आर एल। ठीक है, अब इन सभी की वैल्यू अगर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर था, डी आई इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर था। तो यहाँ पर डी एम की वैल्यू क्या आई अपनी, एम 2 आर डी एल अपॉन कैपिटल आर एल और साथ में आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा मुझे एक चीज़ और बताओ भाई, आर की वैल्यू है वो भी हमें पता नहीं है, नहीं है ना पता, यहाँ पे पता है क्या आपको, इस आर की वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं है। तो आर की वैल्यू और जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस बड़े वाले एक ट्राइंगल को आप जरा गौर से देखिए, ये वाला जो बड़े वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को आप गौर से देखिए। तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर हमारे पास में जो ये वाली जो वैल्यू आ रही है, ये वाली रेडियस अपने को पता है आर के बराबर है, यहाँ एंगल क्या बन रहा है ये थीटा के बराबर है, और ये वाली जो लेंथ है वो अपने पास में एल के बराबर है। तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो कि यहाँ जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये बराबर आएगी अपनी आर बाई एल के बराबर आएगी, आएगी ना। अब एक ट्राइंगल और जरा मानिए, कौन सा मानेंगे, ये वाला एक छोटा ट्राइंगल, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो छोटा ट्राइंगल हमने माना है, इस ट्राइंगल के लिए देखेंगे तो हमारे पास में ये एंगल जो बन रहा है ये थीटा है, ये वाली जो रेडियस है ये आर है। अब कोई और लेंथ है वो अपने पास में है नहीं, तो मान लेते हैं ये वाली जो लेंथ है वो क्या है, एल है। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझ रहे हो, हमने यहाँ से लेकर ये वाली जो लेंथ मानी है ये तो अपने पास में है एल, ये वाली जो विड्थ वाली जो लेंथ मानी है वो अपने पास डी एल है। ठीक है ना, और यहाँ जो पोर्शन की जो टोटल लंबाई है वो अपने पास में कैपिटल एल है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे साइन थीटा बराबर आर बाई एल। ठीक है, इन दोनों को जब बराबर रखोगे तो आप क्या कहोगे, साइन थीटा इक्वल्स टू आर बाई एल इक्वल्स टू कैपिटल आर बाई एल, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा मुझे यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू क्या है वो फटाफट बता दीजिए क्या आ जाएगी, तो आर एल बाई कैपिटल एल, है ना। इस वैल्यू को अगर हमारी जो इक्वेशन है उसमें रख देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली में, तो क्या आ जाएगी, उस वहाँ रखते हैं, ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली में रखेंगे। तो यहाँ स्मॉल आर है उसको मैं हटाऊंगा और यहाँ पर कैपिटल आर वाली वैल्यू रखेंगे, क्या है अपना आर एल बाई कैपिटल एल। ठीक है, और उसका स्केयर, यहाँ पर एक आर और है ना अपने पास में, इस आर को भी इसके साथ ऐड कर देंगे तो यहाँ क्यूब हो जाएगा ना, तो क्यूब लगा के लिख देते हैं इसको, ये इसको क्यूब लगा के लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक।
अब जरा क्या करते हैं, जो कटता है उसको काटते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इसको और सोल्व करके लिख देते हैं। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू, देखिए 2m कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर एल है वो भी बाहर आ जाएगा, इनटू यहाँ से देखिए अपना आर क्यूब बाई एल क्यूब, ये भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा अपना एल क्यूब डी एल। तो अब यहाँ इसको थोड़ा और सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आप आर से ये वाला पोर्शन कट रहा है तो आर स्क्वायर बचेगा, ये एल है जाके इसके साथ ऐड होगा तो एल 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से आई तक आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एल है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर जो अपनों ने कोण माना है, कोण की लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी जरा मुझे बताइए। हमने क्या माना था, ये अपना जो रिंग है, ठीक है, ये रिंग की जो ये विड्थ वाली विड्थ थी ये अपनों ने मानी डीएल, ये वाली जो लेंथ है वो एल है, और जो टोटल लेंथ है इसकी ये है कैपिटल एल। तो आप क्या कहोगे, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये करेगा 0 से एल तक के लिए, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा 2m आर स्क्वायर और नीचे एल 4 आ जाएगा। तो अब जरा इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या आएगा, अपने पास में आ जाएगा आई इक्वल्स टू 2m आर स्क्वायर बाई एल 4, और यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा, आप खुद करके देखिएगा, एल 4 बाई 4, तो यहाँ से ये भी कटेगा, ठीक है, यहाँ से ये कटेगा तो 2 बचेगा। तो फाइनली अपने पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये किसके लिए आ रहा है, ये एक कोण के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। दोस्तों इसी प्रॉब्लम को हम एक दूसरे मेथड से और सोल्व करने का प्रयास करते हैं, तो आप नोट कीजिएगा मेथड सेकंड, ठीक है। सेम वही चीज़ें हमें दे रखी है कि हमारा जो होलो कोण है उसका जो बेस है उसकी रेडियस आर है, उसकी साइड वाली जो लेंथ है वो आपको एल दे रखी है, और इस कोण का जो मास है वो हमें एम दे रखा है। तो हमारा जो कोण है, होलो कोण है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए सेकंड जो मेथड है उसमें हम क्या मानेंगे, एक अल्पांश मानेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये अल्पांश है, इस अल्पांश का एरिया कितना है वो मानते हैं हम डी ए, ठीक है। इस अल्पांश का मास कितना है वो मान लेते हैं डी एम, कोई दिक्कत नहीं है। इस अल्पांश की हमारा जो रोटेशन एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस कौन सा आपका, ये जो मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर हमारा जेड एक्सिस है वो रोटेशन एक्सिस है, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, तो ये हमारी परपेंडिकुलर दूरी हो गई, जिसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ, ठीक है ना। अब मान लेते हैं यहाँ से लेकर ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, ये है आपकी एल, एल है ना। तो आप जरा मुझे बताइए कि यहाँ पर जो आर है, आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहोगे ये अपने पास में एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, जिसमें ये वाला जो एंगल है वो थीटा दे रखा है, ये वाली लेंथ है वो एल है, और ये है अपनी आर। तो हम यहाँ से रिलेशन निकालेंगे तो आप आर की वैल्यू बताएंगे एल साइन थीटा, ठीक है ना, आ गई ना वैल्यू आर की। तो परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो तो हमारे पास में आ गई, परंतु हमारे पास में जो मास डीएम है उसकी वैल्यू अभी तक नहीं है, ठीक है। अगर मास डीएम की वैल्यू भी हमें पता चल जाए तो बड़े ही आसानी से इस एरिया की हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकाल सकते हैं। क्या होगा उसकी वैल्यू, डीएम और आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जरा समझते हैं कि सेकंड केस के अंदर हमारा जो डीएम है उसकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो अब जरा मुझे ये बताइए कि हमारा जो ये कोण है, कोण का टोटल जो एरिया क्या है, आप कहोगे टोटल जो एरिया है वो बराबर है पाई आर एल के बराबर, है ना। तो आप क्या कहेंगे, इस टोटल एरिया ए के अंदर मास कितना है, वो हमारा है एम, तो इसके यूनिट एरिया में मास कितना है, आप कहोगे एम बाई ए, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि इसका जो डी ए एरिया हमने जो माना है उसमें मास किसके बराबर है, तो आप कहेंगे एम बाई ए डी ए, ये टोटल किसके बराबर है, ये है हमारा डी एम के बराबर, है ना। तो ये सारी वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो आपके पास में इस जो एरिया का यानी कि जो डीएम मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ना। तो यहाँ से एक बार हमारे पास में डी आई की वैल्यू आ जाती है तो फिर इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे कोण के लिए अपने पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो देखिए अपना डी आई है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, अपना इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम की वैल्यू जरा पुट कीजिएगा, एम बाई ए की वैल्यू किसके बराबर है, ये हमारी है पाई आर एल, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है वो अभी हमें पता नहीं है, देख लेते हैं। अब जरा आर परपेंडिकुलर की की वैल्यू बताइए क्या है, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू है अपनी कितनी है, अभी तो निकाली अपनों ने, एल साइन थीटा थी ना, एल साइन थीटा,
तो दोस्तों हमारा जो डी ए एरिया है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसको हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने फिर से कौन है हमारा, जिसमें ये वाली जो टोटल लेंथ है वो अपने पास में क्या दे रखी है, ये दे रखी है हमें कैपिटल एल दे रखी है। और इसमें जो हमने ये पोर्शन माना है इसकी लंबाई किसके बराबर है, ये बराबर है अपने डी एल के बराबर। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने जो पोर्शन माना है, यानी कि जो एरिया हमने माना है वो है अपना ये वाला। ठीक है ना, ये वाला एरिया अपनों ने माना है। तो आप क्या कहोगे, इस एरिया की ये वाली जो लंबाई है वो तो अपने पास में है, किसके बराबर है ये लंबाई, वो है अपनी डी एल के बराबर। ठीक है, स्मॉल एल ले लेते हैं। परंतु ये वाली जो लंबाई है अपने इस पोर्शन की, ये वाली जो लंबाई है वो अपने पास में नहीं है। ठीक है, तो किसी तरह से अगर हमारे पास में ये लंबाई और आ जाए तो बड़े ही आसानी से इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे सोल्व करने के लिए मैं एक मेथड बताता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो डी एरिया है उसमें हमें ये वाली जो लेंथ है उसका तो पता है, परंतु ये वाली जो इसकी विड्थ है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इस विड्थ की लंबाई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ऊपर वाला जो सिरा है यहाँ से एक लंब है वो नीचे की तरफ डालते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो दूसरा सिरा है वहाँ से एक लंब है वो नीचे की तरफ डालते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा सही डायग्राम नहीं बना, ये एक लंब और अपनों ने नीचे की तरफ ड्रॉ किया। ठीक है ना, अब जो लंबाई ये वाली डी एल आ रही है वो ही सेम लंबाई यहाँ पर ये वाली जो शो करेगी करेगी ना, इसको मैं डब्ल्यू से ही डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये अपना आ गया डब्ल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मूल बिंदु से इन लाइन्स को मिला देता हूँ। ये मूल बिंदु से मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, इसी प्रकार से मूल बिंदु से मैंने इसको भी मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे ये बताइए कि आपने अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है तो उसमें जानते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के साथ में ये वाला जो एंगल है वो बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला एंगल फाई है। और ये वाला जो एंगल बन रहा है उसको मैं किससे डिनोट करूंगा, डी फाई से। तो अब आप जरा इसको समझिए, ये आपके पास में ये जो लाइन है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये आपके पास में आ गया डी फाई। ये वाली जो लेंथ है ये वाली आपके पास में क्या आ गई, डब्ल्यू के बराबर। किसी तरह से अगर ये वाली लेंथ और पता चल जाए आपके पास में कि क्या है, तो बड़े ही आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि कोण होता है वो किसके बराबर होता है, चाप बटे त्रिज्या के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर चाप यानी आर्क कौन सा है, डब्ल्यू, और रेडियस क्या है, आर। तो डब्ल्यू है वो किसके बराबर होगा, आर डी फाई के बराबर। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए इसकी जो लेंथ है ये किसके बराबर होगी, ये सेम इसी के तो बराबर होगी। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर सेंटर से अपनों ने ये जो रिंग यहाँ बन रही है उसकी रेडियस के बराबर ही तो होगी, जितनी ये वाली लेंथ होगी उतनी ही तो ये नीचे होगी। आप जरा समझिए इसको, यहाँ पर ये जो शेप बन रही है, क्या ये वाली जो लेंथ और ये वाली लेंथ है वो इक्वल है ना। ठीक है, और यहाँ से हमने जो एक सीधी लाइन खींची है, ठीक है ना, समझ गए ना आप। देखो डायग्राम में उतना अच्छा नहीं बना पा रहा है, परंतु आप इतना समझ सकते हो कि ये वाली जो दोनों लेंथ है वो बराबर है। और ये वाली लेंथ किसके बराबर है, हमने अभी तो कैलकुलेट किया आर के बराबर है। और आर की वैल्यू किसके बराबर आई थी, आर की वैल्यू हमारी बराबर आई थी यहाँ से लेकर अपनों ने ये वाली जो लेंथ है वो मानी थी एल के बराबर। तो ये हमारा आया था एल साइन थीटा के बराबर, था ना। ये देखो जरा किसके बराबर था, आर इक्वस टू ये रहा, आर इक्वस टू एल साइन थीटा। ठीक है ना, तो हमारे पास में एक चीज़ बड़े ही मज़े से आप बता सकते हो कि अपना जो W है, W की वैल्यू किसके बराबर आ गई, L साइन थीटा एंड डी फाई के बराबर आ गई ना। अब एरिया है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो एरिया है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर आ जाएगा अपना L साइन थीटा डी फाई एंड डी एल के बराबर आ गया। अब डी ए की वैल्यू जब हम ऊपर रखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास में डी एम की वैल्यू आ जाएगी। तो डी एम की वैल्यू बताइए जरा क्या आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी एम बाई ए, और ए की वैल्यू किसके बराबर है, पाई आर एल के बराबर। और डी ए की वैल्यू किसके बराबर है, ये है एल साइन थीटा डी फाई एंड डी एल के बराबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप बड़े ही मज़े से सॉल्व कर सकते हो। अब जरा दोस्तों इस डी एम की वैल्यू है वो हम पुट करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, एक चीज़ यहाँ पर देखिए, आर परपेंडिकुलर की यहाँ पे वैल्यू पुट की ना, तो यहाँ स्केयर भी लगाइएगा। ये माइनर मिस्टेक करने से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, चाहे कंसेप्ट अपना पूरा सही क्यों ना हो। ठीक है ना, तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से इंटीग्रेट कीजिए, डी आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 टू आई होगी, फिर ये किसके बराबर आ जाएगा, एम अपॉन पाई आर एल। साथ में डी ए की वैल्यू किसके बराबर है, एल साइन थीटा। ठीक है, डी फाई डी एल, और साथ में क्या आ रहा है अपना एल साइन थीटा, एल साइन थीटा ही आ रहा है ना। और इनका भी स्केयर के साथ में आ रहा है, स्केयर के साथ में आ रहा है ना, तो आप यहाँ क्यूब करोगे और यहाँ भी क्यूब करोगे,
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा इसको सोल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो आपका आ गया आई, इधर वाली साइड जो कांस्टेंट है उसको हम ले आते हैं बाहर, तो एम अपॉन पाई आर एल ये बाहर आ गया। ठीक है, साथ में अपना साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा ये भी बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा अपना एल क्यूब डी एल। अब जरा डी फाई है, डी फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी और एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो जरा ये वाला जो डायग्राम है बनाया हमने, फिर से देखो आप, यहाँ पर फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी होगी, यानी फाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा। फाई है यहाँ से एक्स का यहाँ से घूमना शुरू करेगा इस तरह से, और एक पूरा सर्कल लगा के यहाँ तक पूरा वेरी करेगा, करेगा ना। तो आपका फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई तक जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरा राउंड के अंदर एक पूरा चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब अपना एल है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, स्मॉल एल है वो यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ तक जाएगा। तो इस वाले पॉइंट के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे एल है वो 0 के बराबर होगा, और इस वाले के लिए एल है वो कैपिटल एल के बराबर होगा। ठीक है ना। तो अब इन दोनों की वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे तो क्या जाएगा अपने पास, वैल्यू रखिए जरा, यहाँ पे एल जा रहा है 0 से एल तक और फाई जा रहा है 0 से 2 पाई के लिए। तो इधर वाला जो ये पोर्शन है इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास में फाई आएगा, लिमिट पुट करोगे तो 2 पाई आएगा। तो हम इसको डायरेक्टली सोल्व करके लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, आप खुद से इसको सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब जरा एल क्यूब डी एल है इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका एल की पावर 4/4 आएगा। ठीक है, और उसमें लिमिट पुट करोगे आप 0 से एल तक तो आपके पास में क्या आ जाएगा एल 4/4 आएगा। तो इसको भी मैं हटा के डायरेक्टली लिख देता हूँ एल 4/4। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब जरा मुझे ये बताइए यहाँ पे क्या कट रहा है, तो आप देखोगे यहाँ से पाई कट रहा है, यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ से ये एल कट करेगा तो यहाँ एल क्यूब बचेगा। ठीक है ना, तो अब जरा मुझे बताइए क्या बचा अपना, ये हमारा आ जाएगा एम एल साइन थीटा इनका होल क्यूब आ जाएगा बाई 2r के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना देखने में, आपको लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में और लिख लेते हैं। लिखें क्या, यहाँ पर मुझे बताइए अपना ये कोण है, कोण में ये वाली जो रेडियस है वो आपको दे रखी है r दे रखी है, और ये वाली जो लेंथ है वो दे रखी है l, और ये वाला जो एंगल बनना है वो है थीटा एंगल। तो यहाँ से अपने पास में एक ट्राइंगल बनकर आ गया। क्या बनकर आया ये ट्राइंगल हमारे पास में, ये अगर ये थीटा एंगल है तो आप क्या कहोगे साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा, ये r/l के बराबर होगा। तो यहाँ से r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, l साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। तो ये वाली जब वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो i है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा m/2r, और यहाँ पर कितना आ जाएगा r क्यूब के बराबर आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको कट करोगे तो r स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली अपने पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा I = mr²/2। ठीक है, तो ये दो मेथड हमने सीखे हैं किसी भी कोण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया और ए होलो कोण। ठीक है, अगर क्या होता इसी क्वेश्चन के अंदर आपको बेस भी दे रखा होता, उस कंडीशन में इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करते। देखिए अगर हमारा जो होलो कोण है उसमें बेस भी दे रखा होता, बेस दे रखा होता तो ये वाला भी एरिया है वो हमें कंसीडर करना पड़ता। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो कोण है उसका जो टोटल एरिया है वो किसके बराबर आ जाता। तो जब हमारे पास में बेस नहीं है उस कंडीशन में इसका एरिया किसके बराबर है, तब इसका एरिया आता अपना πr/l के बराबर। ठीक है, जब हमने इसके अंदर एक बेस ऐड कर दिया है, ये वाला बेस ऐड कर दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर इसका एरिया में क्या हमने बढ़ोतरी की है, हमने इसमें इंक्रीज किया है πr² एरिया, जो कि हमारा डिस्क के एरिया के बराबर है। तो आप क्या कहोगे कि अब हमारा जो कोण है उसका जो टोटल एरिया है वो बराबर आ गया πr/l प्लस πr²। हो गया ना, इसको थोड़ा और सोल्व करके लिखोगे तो आप क्या कहोगे πr/r+l। ठीक है ना, अब जरा मुझे बताइए यहाँ पर सेम ही तरीके से हम यहाँ पर अपना जो मास का एलिमेंट लेंगे, हम सेम ही तरह से हमारा जो एरिया एलिमेंट लेंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, परंतु हमारा जो डी एम मास है उसकी वैल्यू में हल्का सा चेंज आ जाएगा, और वो चेंज क्या रहेगा,
देखिए अगर हमारा ए एरिया है उसमें मास है वो m है, तो यूनिट एरिया में मास कितना हो जाएगा m/a। तो हमारा डी ए एरिया है उसमें मास कितना हो जाएगा m/a dA। अब पहले अपनों ने जो सोल्व किया था प्रॉब्लम, तो वहाँ ए एरिया क्या लगा रहे थे, हम जो कोण का एरिया पाई आर एल लिख रहे थे, परंतु अब एरिया है वो साथ में बेस भी ऐड हो गया है, तो आप क्या कहोगे पाई आर आर प्लस एल कहोगे। ठीक है, तो यहाँ एक तो चेंज ये आ गया हमारा मास के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो डी ए है, डी ए की वैल्यू क्या रहेगी, डी ए की वैल्यू जो अभी अपनों ने सोल्व की सेम उसी तरह से, चाहे दोनों में से कोई मेथड लगाइए डी ए की वैल्यू सेम ही रखनी है। लिमिट है इंटीग्रेशन की वो भी सेम ही रहेगी। ठीक है, इसको आप एक बार सोल्व करके देखिएगा, फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं दोस्तों मोमेंट ऑफ इनिशिया ऑफ ए सॉलिड कोन। ठीक है, यानी कि किसी भी ठोस कोण का जो मोमेंट ऑफ इनिशिया क्या होता है, जहां हमें दे रखा है जो हमारा कोण है, कोण का जो बेस है, बेस की रेडियस है वो आर दे रखी है, उसकी जो साइड की जो लेंथ है वो एल दे रखी है। ठीक है, और उस कोण का जो मास है वो हमें दे रखा है कैपिटल एम। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है, हमारे कोण के सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, और जो रोटेशन एक्सिस है वो कितना एंगल का कोण बना रहा है, वो थीटा एंगल का कोण बना रहा है। ठीक है, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड में से आपको जो आसान लगे आप उस मेथड को यूज करके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट जो मेथड रहेगा उसको सोल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट मानेंगे, और एरिया एलिमेंट किस तरह का मानेंगे, अब देखिए ये कोण है वो किससे मिलकर बना है, हम देखते हैं कि अगर छोटी डिस्क के ऊपर एक दूसरी डिस्क रख दी जाए, बस उनकी जो रेडियस है वो बढ़ रही है डिस्क की। ठीक है, तो बढ़ती हुई रेडियस वाली इन डिस्क को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे तो अपने पास फाइनली एक कोण है वो बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो जरा कल्पना कीजिए कि हमने यहाँ एक डिस्क है वो मानी। ओके, ये जो डिस्क है इसकी विड्थ किसके बराबर है, आप कहोगे इसकी जो विड्थ है वो किसके बराबर है, ये मान लेते हैं डी एल के बराबर है। ठीक है, ये डिस्क है ये कितनी हाइट पर है, तो आप कहोगे इसकी हाइट है वो मान लेते हैं एल है। ठीक है, ये डिस्क अपनों ने मान ली। अब जरा मुझे ये बताइए इस डिस्क का मास किसके बराबर है, मास मान लेते हैं डीएम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को जरा आप इस तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये हमारा कोई एक रोटेशन एक्सिस है। ठीक है, और इस रोटेशन एक्सिस के निमित्त कोई एक डिस्क है यहाँ पे ये रखी है। ठीक है, ये डिस्क यहाँ रखी है, इस डिस्क की रेडियस कितनी है, मान लेते हैं इस डिस्क की रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, तो आप मानिए कि कोई डिस्क आपको दे रखी है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर है, उसका मास डीएम है, तो इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर होगा, तो हमने कैलकुलेट किया है कि कोई भी एक डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आप कहोगे डी आई इक्वल्स टू, ये बराबर आ जाएगा डी एम आर स्क्र बाई 2 के बराबर आता है। ये होता है ना हमारा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक बार हम इस डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन में हम लिमिट क्या लेंगे वो भी थोड़ी देर में हम समझेंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास में इस पूरे कोण के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ना। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ दो राशियाँ ऐसी है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। पहला तो हमारा ये डिस्क है उसका मास कितना है, डीएम के बारे में जानकारी नहीं है। फिर हमारे पास में जानकारी नहीं है कि हमने जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मानी है, यानी कि जो रेडियस आर है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर डीएम और आर की वैल्यू हमें पता चल जाए किसी तरह, तो हम बड़े ही आसानी से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मास जो डीएम है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने अभी जो ऊपर वाली जो प्रॉब्लम सोल्व की वहाँ पर हमारा जो कोण था वहाँ पर हम उस कोण का सरफेस एरिया कंसीडर कर रहे थे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो कोण है वो खोखला था, इसलिए हमारा जो सरफेस एरिया है उसी से हमारा काम चल रहा था। परंतु यहाँ पर हमारा जो कोण है वो है सॉलिड। सॉलिड होने की वजह से हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, हमारा जो कोण है कोण का वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब किसी भी कोण का वॉल्यूम क्या होता है, तो इसको याद रखने का एक मेथड है वो मैंने आपको बताया था। वहाँ हमने देखा था कि कोई भी एक सिलेंडर है, सिलेंडर की अगर हाइट है आपके पास में कितनी h, उसकी h हाइट है, अगर सिलेंडर की रेडियस है वो r है, तो जरा मुझे बताइए उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि उसका जो नीचे वाला जो बेस है उसका वॉल्यूम कितना है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर।
अगर हाइट है उसकी h, तो सिलेंडर का जो टोटल जो वॉल्यूम है वो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है। ठीक है, और किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, अपना जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। ठीक है, अब इस सिलेंडर में हमने जो ये डिस्क मानी है, ये जो डिस्क मानी है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, मान लेते हैं इस डिस्क का जो वॉल्यूम है वो है अपना डी के बराबर। अब इस बताइए जरा इस डी की वैल्यू क्या होने वाली है, तो ये हो गई हमारी डिस्क। ठीक है, जिसकी रेडियस किसके बराबर है, इसकी रेडियस है मिनी स्मॉल आर के बराबर। तो आप क्या कहोगे, इस डिस्क का जो एरिया है वो किसके बराबर है, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब ये जो डिस्क हमने मानी है इसकी हाइट कितनी है, तो यहाँ से थोड़ा सा आप डायग्राम से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका डिस्क का जो सेंटर है, सेंटर से इसकी हाइट है ये किसके बराबर है, ये मान लेते हैं अपनी स्मॉल एच के बराबर है। और इस डिस्क की जो विड्थ है, विड्थ अपनी किसके बराबर है, ये मान लेते हैं डी एच के बराबर है। ठीक है, ये विड्थ है इसकी डी एच के बराबर। तो इसका जो डिस्क का टोटल जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा अपना पाई आर स्क्वायर डी एच के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जरा मुझे ये बताइए कि अगर वी वॉल्यूम में, यानी कि जो कोण का जो टोटल वी वॉल्यूम है उसमें मास है m, तो इसका जो यूनिट वॉल्यूम है उसमें मास कितना होगा, m/v के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका जो डी वी वॉल्यूम है उसमें मास कितना होगा, तो आप कहेंगे m/v dv, ये किसके बराबर है, अपना dm के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो dm है, dm की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी अपना इसकी क्या वैल्यू है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ डी वी की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है अपना पाई आर स्क्वायर डी एच के बराबर आ जाएगा। क्या करता है यहाँ पर, आप कहोगे ऊपर नीचे पाई कट रहा है, पाई को काट देते हैं, और क्या है 1/3 है तो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसको ओवरऑल सोल्व करोगे तो अपना जो डी एम की वैल्यू क्या आ गई, अपना डी एम की वैल्यू आ गई 3m अपॉन आर स्क्वायर एच, और साथ में आ जाएगा आर स्क्वायर डी एच। ठीक है, इस वैल्यू को हमें ऊपर रखना है। अब यहाँ डीएम की वैल्यू आप रखोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, आप कहेंगे कि यहाँ से अपने पास में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए जो कांस्टेंट है उसको डायरेक्ट ही बाहर ही रख देते हैं, अपना 3m अपॉन आर स्क्वायर एच, और साथ में ये 2 है इसको भी बाहर रखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अपना ये आर स्क्वायर और ऊपर जो आर स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा आर की पावर 4, साथ में आएगा डी एच। ठीक है ना, अब दोस्तों एक चीज आपने नोटिस की, हमारे पास में आर की वैल्यू क्या है वो क्वेश्चन में नहीं दे रखी, आर की वैल्यू क्या है वो क्वेश्चन में नहीं दे रखी, हमारे पास में एच की वैल्यू क्या है वो भी क्वेश्चन में नहीं दे रखी, दोनों ही चीजें नहीं है। ठीक है ना, तो इन दोनों को हमें खत्म करना पड़ेगा, और इनको खत्म किस तरह से करेंगे वो हम जरा समझ लेते हैं। उससे पहले हम जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जरा बात करते हैं इधर ये वाला जो अपना ट्राइंगल है इसके अंदर। ठीक है ना, तो इस ट्राइंगल में आप क्या देख रहे हो, आपके पास में कौन कौन सी दो वैल्यू है, आपके पास में एक तो एच है, एल है और आर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में अपने पास में क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रही है आपके पास में आर आ रहा है, एक एल आ रहा है, एक एंगल थीटा आ रहा है। ठीक है, एच है उसको तो हमें एलिमिनेट करना ही है, तो यहाँ से जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आप कहोगे r/l के बराबर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा मुझे ये बताइए, अपना यहाँ पर जो बड़े वाला जो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, उसको और ज़रा देखिएगा, उसमें क्या-क्या आ रहा है अपने पास। ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है उसमें ये वाली जो लेंथ है वो तो आ गई अपनी कैपिटल आर, और ये वाली जो लेंथ है वो अपनी है कैपिटल एल। तो आप क्या कहोगे, साइन थीटा है वो किसके बराबर है, वो बराबर है कैपिटल r/l। ठीक है ना, तो यहाँ से स्मॉल आर है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये बराबर आ गई r/l, और साथ में क्या आ गया अपना स्मॉल एल। ठीक है, एक वैल्यू तो अपने पास में आ गई। अब जरा बात करते हैं, एक तो अपने पास में डी की वैल्यू पता नहीं है, डी की वैल्यू और देखते हैं। तो देखिए डी की वैल्यू क्या होगी, तो ये वाला जो अपनों ने डिस्क माना था, इस डिस्क को जरा ध्यान से समझने की कोशिश किया, डिस्क कुछ इस तरह से है, एक कटोरी की तरह है ना। तो डिस्क में ये वाली जो लेंथ है वो अपनी किसके बराबर है, ये वाली है डी के बराबर, और जो खड़ी हाइट के अंदर ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर है, डी के बराबर। एंगल जो बन रहा है ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है अपने पास में,
जो कि यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है और इधर आ रहा है डी एच और इधर आ रहा है डी एल। ठीक है, तो अब जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है। तो आप कहेंगे कोस थीटा है वो किसके बराबर है, वो बराबर है अपना डी एच बाई डी एल के। तो यहाँ से जो डी एच की वैल्यू क्या आती है, डी एच की वैल्यू आती है अपना डी एल कोस थीटा के बराबर। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई। एक जरा मुझे यहाँ ये बताइए कि एच की वैल्यू क्या आएगी, एच की वैल्यू क्या आएगी वो और देख लेते हैं। एच के लिए कौन सा ट्राइंगल देखोगे, एच के लिए हम देखेंगे ये वाला ट्राइंगल फिर से। ठीक है, तो ये ट्राइंगल क्या बन रहा है, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है वो अपने पास में है एच। ठीक है, कैपिटल एच ले लो, ये वाली जो वैल्यू है वो आ गई अपना पास कैपिटल एच, और ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है कैपिटल एल, और यहाँ एंगल बनना है थीटा। तो आप क्या कहोगे, कैपिटल एच बाई एल है ये किसके बराबर है, कोस थीटा के बराबर है ना। तो आप क्या कहोगे कैपिटल एच है वो किसके बराबर है, एल कोस थीटा। तो अपने पास में तीन वैल्यू आ गए, तीनों वैल्यू को यहाँ रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों वैल्यू अपनों ने जो कैलकुलेट की है आर एच और डी एच, तीनों की वैल्यू यहाँ रखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास बड़ी आसानी से वैल्यू आ जाएगी। तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ गया। इधर देखिए अपने पास में क्या 3m अपॉन 2r²। अब एच की यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एल कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ आर की पावर 4 है उसकी जगह आप रखोगे आर एल बाई एल की पावर 4, और यहाँ डी एच की जगह वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा एंड डी एल। ठीक है ना। अब जो कटता है उसको जरा काटते हैं, तो यहाँ से एक तो कोस थीटा ये गए कट रहा है। ठीक है, और क्या कट रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको खोल के लिखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, खोल के लिखेंगे तो आपके पास आर की पावर 4 एल की पावर 4 और यहाँ भी एल की पावर 4 आ रही है। तो ये आर स्केयर है, ये यहाँ कटेगा तो क्या बचेगा आपके पास में, आर स्केयर बचेगा। ये एल की पावर 4 यहाँ इसके साथ ऐड होगा तो एल की पावर 5 आएगा आपके पास में। तो इसको थोड़ा और सोल्व करके लिखेंगे तो 3m/2 एल की पावर 5, और यहाँ क्या आएगा, आर स्केयर है इसको मैं बाहर ले जाता हूँ, एल की पावर 4 डी एल। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो आप ये देखिए हमारा जो कोण है, ठीक है, तो कोण का ये वाला जो सिरा है यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये वाला जो सिरा है यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है, एल है। तो लिमिट अपनी जाएगी 0 से एल के लिए। अब जरा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा 3m/2 एल की पावर 5 एम आर स्केयर। यहाँ इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट में डायरेक्ट कर देता हूँ तो एल की पावर 5/5। कोई दिक्कत है, जो करता है उसको फिर से काटा जाए, ये काट दिया अपनों ने। तो बचा क्या, फाइनली अपने पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना आ जाएगा, 3/10 एम आर स्केयर। ये अपने पास में क्या आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड कॉन। और यहाँ पर अपना जो रोटेशन एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, ये हमारा जो कोण है कोण के सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, तो किसी को किसी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ, वो मेथड मुझे ज़्यादा पसंद है, उतनी कैलकुलेशन वहाँ नहीं करनी पड़ती इसी कारण से। नेक्स्ट हम दोस्तों हमारा जो सॉलिड कोन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का जो सेकंड मेथड है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी सोल्व करने का वही अपना मेथड रहेगा। सबसे पहले हम एक वॉल्यूम एलिमेंट मानेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने एक जो कोन है सॉलिड कोन है तो उसमें एक वॉल्यूम एलिमेंट मान लिया। ठीक है, इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर हमारा जो मास कितना है उस मास डीएम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और फिर अपना उन्हें जो रोटेशन एक्सिस मानना है उससे परपेंडिकुलर दूरी है वो देखेंगे। तो परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, मान लेते हैं हमने जो वॉल्यूम एलिमेंट माना है उसकी रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी है वो आर है। ठीक है, उस आर की वैल्यू अपने पास में आ जाती है और डीएम की वैल्यू अगर हमारे पास में आ जाती है तो आप बड़े ही आसानी से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बता पाएंगे, कितना हो जाएगा, डीएम आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक बार वॉल्यूम एलिमेंट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने पर हमारे पास में पूरे कोण के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट क्या होगी वो अभी थोड़ी देर में हम सीख लेंगे, पर एक बार जो कंसेप्ट हम क्या यूज करने वाले हैं वो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ जरा देखिए दोस्तों, हमने जो वॉल्यूम एलिमेंट माना है वो हमारे रोटेशन एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वो r दूरी पर है। तो हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसकी ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो बराबर आ गई अपनी dr के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना वॉल्यूम एलिमेंट है ये अपना जो मूल बिंदु है उससे कितनी ऊंचाई के ऊपर है, वो ऊंचाई कितनी है मान लेते हैं। देखिए अभी ये अपनी जेड डायरेक्शन है ना, तो जेड डायरेक्शन होने की वजह से ये वाली जो इसकी हाइट है या कितनी ऊंचाई पर है, ये मान लेते हैं हम एच जेड ऊंचाई के ऊपर है। ठीक है, तो ये वाली जो डायरेक्शन के अंदर इसकी जो अपनी लेंथ है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं किसके बराबर है, ये है अपनी डी जेड के बराबर। तो जरा अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमने माना अपना वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है ना। ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है जिसकी हमारे पास में दो साइड है, उसकी लेंथ है वो हमें पता चल चुकी है। ये वाली जो लेंथ है इसकी लंबाई अपने पास में आ गई डी आर। ठीक है, और ये वाली जो लंबाई है वो किसके बराबर है, ये बराबर है अपना डी जेड के। ठीक है, अब किसी तरह से अपने पास में अगर एक लेंथ और पता चल जाए, एक लेंथ और कौन सी, ये वाली लेंथ अगर और पता चल जाए, तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर किसी भी बॉडी की अगर तीन साइड अपने को पता है, यानी कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है और उसकी हाइट क्या है, तो हम आसानी से उसका वॉल्यूम क्या है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली एक साइड और है, इसकी लेंथ है वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे इस वॉल्यूम एलिमेंट की जो थर्ड जो लेंथ हमने मानी है इसकी लंबाई क्या है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ज्योमेट्री के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। आप जरा देखिए, ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, एक परपेंडिकुलर लाइन उसके दूसरे किनारे से हमने ड्रॉ की, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों लाइनें हैं, इनको अगर हम मूल बिंदु से मिला दें, ठीक है, ये हमने मिला दिया, और एक हमने मूल बिंदु को इसको यहाँ से मिला दिया। तो दोस्तों हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो हम एंगल जानते हैं कितना होगा, फाई एंगल होगा। और यहाँ इन दोनों के मध्य जो एंगल बनेगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपना डी फाई के बराबर। तो अब इस स्ट्रक्चर को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये अपना दोनों लाइन हो गई, इनके मध्य का जो एंगल बन रहा है ये एंगल हो गया अपना डी फाई। और ये वाली जो लेंथ है अपनी ये किसके बराबर होगी, अपना जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसकी लेंथ के बराबर होगी, होगी ना। मान लेते हैं ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ये मान लेते हैं ds के बराबर है। अगर दोस्तों किसी तरह से अपने पास में अगर ये साइड वाली जो लेंथ है मान लेते हैं s है, इसके बारे में और पता चल जाए तो आप बड़ी ही आसानी से जो हमारा ds है उसकी वैल्यू बता सकते हो। क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल है यानी कि जो कोण है वो किसके बराबर होता है, चाप यानी कि आर्क बाई रेडियस यानी कि त्रिज्या, इसके बराबर होता है। तो यहाँ से आप बड़े ही आराम से बताओगे कि ds है वो किसके बराबर हो गया, s d फाई। अभी अपने को s की वैल्यू क्या है वो और फाइंड करनी पड़ेगी। तो s की वैल्यू क्या होगी, इसको भी ज्योमेट्री से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये हमारा हो गया रोटेशन एक्सिस। ठीक है, ये हो गया रोटेशन एक्सिस, और ये अपनों ने जो वॉल्यूम एलिमेंट माना है वो। ठीक है, और यहाँ से अपनों ने जो दो परपेंडिकुलर जो लाइनें खींची है, कहाँ पर खींची है, ये अपना एक्स वाई प्लेन के अंदर खींची है। ये आपका एक्स प्लेन हो गया और ये आपका वाई प्लेन हो गया। ठीक है, समझ गए ना आप। तो यहाँ से ये एंगल जो अपना बन रहा है ये कितना एंगल है, ये आपका है एंगल डी फाई। ठीक है ना। तो जरा मुझे बताइए, जितनी लेंथ ऊपर ये आ रही है उतनी तो नीचे होगी, कुछ डिफरेंस है क्या इन दोनों में, नहीं होगा, इक्वली होगा ना। तो आप बड़े ही आसानी से कह सकते हो कि यहाँ जो अपनों ने एस लिया है उसकी वैल्यू क्या आएगी, आर आएगी। तो यहाँ से अपने पास में डी एस की वैल्यू आ चुकी है, आ चुकी है ना। तो अब वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर अपने पास में जो तीन रिक्वायरमेंट थी वो तीनों रिक्वायरमेंट अपनी पूरी हो चुकी है। कैसे, देखिए ये वाली जो लेंथ अपनों ने कितनी मानी, ये थी अपना डी जेड, ये वाली है अपनी डी आर, और इधर वाली जो अपनों ने डी एस मानी है उसकी वैल्यू कितनी होगी, आर डी फाई। तो अब जरा मुझे ये बताइए कि अपना जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आप कहोगे भाई अपना जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसकी वैल्यू बराबर आ गई आर डॉट डी फाई डॉट डी जेड। ये अपना आ गया वॉल्यूम एलिमेंट की लंबाई। ठीक है, आर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यार। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अब जरा मुझे बताइए कि अगर वॉल्यूम एलिमेंट अगर आपके पास में आ जाता है तो क्या आप जो अपना जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसका मास डीएम है उसकी वैल्यू बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखिए अगर इस कोण का जो टोटल वॉल्यूम है वी, ठीक है, उस वी वॉल्यूम में मास कितना है, मान लेते हैं एम, या हमें दे भी रखा है एम। तो इसका जो यूनिट वॉल्यूम है उसमें मास कितना होगा, आप कहोगे एम बाई वी। तो इसका जो डी वी वॉल्यूम है उसमें मास कितना होगा, आप कहोगे एम बाई वी डी वी। तो ये अपना आ गया डी एम के बराबर। तो अब जरा आप वैल्यू रखिए ना अपना जो वी और डी वी की, क्या आएगा,
वी किसके बराबर है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि अपना जो कोण है, कोण का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। ठीक है, और डी वी की वैल्यू अपनों ने फाइंड कर ही ली। ठीक है, डी फाई एंड टी जेड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास में जरा मुझे बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि एक तो हमारा जो मास एलिमेंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, और सेकंड हमें चाहिए था कि इसकी जो रोटेशन एक्सिस है उसे परपेंडिकुलर दूरी क्या है। तो अपना क्या हो जाएगा, डी आई इक्वल्स टू डी एम। अब परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? परपेंडिकुलर दूरी आप कहोगे ये वाली जो दूरी है वो परपेंडिकुलर ही तो है, परपेंडिकुलर ही है ना, तो अपना आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये डी एम मास का अपना जो क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो इस पूरे कोण के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो डीएम की वैल्यू पुट कीजिए जरा, क्या आ जाएगा? डीएम की वैल्यू पुट करेंगे तो अपना देखिए ये 3 है, ये ऊपर चला जाएगा तो 3m अपॉन पाई आर स्केयर एच। अब देखिए यहाँ से आर डी फाई डी जेड, और ये वाला जो आर स्केयर है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आर क्यूब कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 3 अपने पास में एलिमेंट है जिनके रिस्पेक्ट में अपने क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट का आप साइन लगाओगे तो कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। ठीक है, ये हमने बाहर ही रख दिया, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट संख्या को तो बाहर ही रख देते हैं, क्या काम है उसका। अब दोस्तों हमें सिर्फ यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट पुट करनी है और इसे सोल्व करना है। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी इसको जरा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो देखिए फाई एंगल कौन सा है, जो एक्स एक्सिस के साथ में बन रहा है। ठीक है ना, तो ये एंगल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जब हमारा जो लाइन है यहाँ पे होगी तो आप कहोगे फाई इक्वल्स टू 0 होगा। जब हमारा ये सर्कल पूरा बन जाएगा, सर्कल पूरा बन जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये फाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 पाई के लिए जा रहा है। मैक्सिमम एंगल 2 पाई हो सकता है। तो अपने पास में यहाँ फाई के लिए लिमिट आ गई 0 से 2 पाई के लिए, कोई दिक्कत है? अब जरा मुझे बताइए अपना जेड है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो जेड कहाँ है अपना, जेड हो गया अपना ये रहा, ये ना। तो देखिए इस वाले पॉइंट के लिए, यहाँ के लिए जेड की वैल्यू क्या है, आप कहोगे जेड इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 ही है। और यहाँ इस पॉइंट के लिए जेड की वैल्यू क्या है, आप कहोगे जेड है। और यहाँ मैक्सिमम पॉइंट के लिए जेड के इसके बराबर है, तो आप कहोगे कोण की जो हाइट है उसके बराबर है ना। तो यहाँ जेड की वैल्यू कितनी है, एच के बराबर है। तो आप कहोगे जेड है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से एच तक कर रहा है, कोण की हाइट के लिए कर रहा है। अब आर की वैल्यू जरा देखिए, आर की वैल्यू थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहेगी। ये वाली जो लेंथ है ये अपनी किसके बराबर है, आप कहोगे जेड के बराबर, जेड है ना हाइट। ठीक है, ये वाली लेंथ है वो अपनी है आर के बराबर। ठीक है, और ये अपना जो एलिमेंट अपनों ने माना है ये एंगल कितना बना रहा है, आप कहोगे ये एंगल है अपनों ने माना था थीटा एंगल, कौन के लिए थीटा एंगल ही होता है। यहाँ जो ट्राइंगल अपना बन रहा है उस ट्राइंगल के अंदर ये वाली जो लेंथ है अपनी ये किसके बराबर है, आर के बराबर। ये वाली है किसके बराबर, जेड के बराबर। ठीक है ना, और ये एंगल किसके बराबर है, ये है अपना थीटा के बराबर। तो आप क्या कहोगे, टेन थीटा है वो किसके बराबर है, आर बाई जेड के। तो यहाँ से अपना आर है वो किसके बराबर है, आर अपना बराबर है जेड टेन थीटा के बराबर, है ना, बिल्कुल है। तो अपना आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, सबसे पहले इस बॉडी के लिए देखोगे तो आर की लिमिट वेरी कर रही है 0 से अपना जेड टेन थीटा। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, क्या बचता है अपने पास में। सबसे पहले देखते हैं इसी के लिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी। आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा अपने पास में, फाई आएगा। और फाई में जब लिमिट पुट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 पाई आएगा। 2 पाई आएगा तो उसको सीधा डायरेक्टली बाहर ही रख देते हैं। ठीक है, एक स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है जी, अब बात करते हैं इस वाले स्टेप के लिए। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आएगा आर की पावर 4/4, और लिमिट पुट करनी है 0 से जेड टेन थीटा के लिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें। अब लिमिट पुट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/4, इसके बाद में आएगा जेड टेन थीटा की पावर 4, यही आएगा। तो इस इंटीग्रेशन को हटा के भी जो अपना इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो अपने पुट कर देते हैं, क्या ये अपने पास में वैल्यू, ये आ गई अपने पास 1/4 जेड टेन थीटा की पावर 4। तो इनको अलग अलग करके लिख देते हैं, लिख दिया। अब 10 की पावर 4 थीटा और जो अपना 4 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाते हैं। ठीक है ना, बाहर ले जाते हैं इनको। तो 4 है उसको बाहर लेके जाते हैं, और इसको 10 की पावर 4 थीटा उसको भी बाहर ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ गया 10 की पावर 4 थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, 4 4 यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब जरा मुझे ये दे बताइए कि इस वाले में अब आपको सोल्व क्या करना है। अब अपना इंटीग्रेशन यहाँ रह गया कौन सा,
इंटीग्रेशन रह गया सिर्फ जेड की पावर 4 के लिए। तो अब मुझे ये बताइए, जेड की पावर 4 का आप डी जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो और लिमिट जारी है 0 से एच, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, जेड की पावर 5/5, और लिमिट पुट करोगे 0 से एच के लिए, तो आपके पास में फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास में आ जाएगा एच की पावर 5/5 आएगा ना। तो ओवरऑल यहाँ से अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, देखिए जरा, 3m/πr²h, साथ में आएगा 2π/4, फिर साथ में आ जाएगा 10⁴ थीटा, साथ में अभी जो सोल्व किया कौन सा, एच की पावर 5/5, यही आएगा। अब जो करता है उसको काटते हैं और उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ से इसको काटोगे तो 2 आएगा, इस पाई को काटोगे तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है यहाँ से, ये एच है, ये कटेगा तो एच की पावर 4 आएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, फिलहाल तो दिख नहीं रहा। तो यहाँ से अपने पास में क्या बचेगा, हमारे पास में यहाँ से बच रहा है 3/10, ये 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। एम नीचे आ रहा है r², और साथ में क्या आ रहा है, एच टेन थीटा की पावर 4, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको एच दे रखा है, नहीं दे रखा, सिर्फ आपको एल दे रखा है और आर दे रखा है, और एंगल कितना बनना है थीटा, उसके बारे में भी अपने पास में कोई वैल्यू एग्जैक्ट दे नहीं रखी है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक ट्राइंगल देखो, आप ट्राइंगल देख रहे हो, इसमें इसकी हाइट आ रही है आपके पास में एच, ये वाली वैल्यू है आर, और ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, तो मुझे बताइए यहाँ टेन थीटा है वो किसके बराबर होगा, टेन थीटा है वो बराबर आ जाएगा आपका r/h के बराबर। तो आप क्या कहोगे, r=h टेन थीटा, आ रहा है ना। तो यहाँ पर h टेन थीटा की जगह रिप्लेस करेंगे, क्या रिप्लेस करोगे, r की पावर 4 को। तो जरा इसको रिप्लेस कीजिएगा, क्या करेंगे, r की पावर 4, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए क्या कट रहा है यहाँ से, ये r² यहाँ से कटेगा तो क्या बचेगा, ऊपर r² बचेगा। फाइनली अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, आप करोगे 3/10 mr², ठीक है। तो फाइनली हमारे पास में क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सॉलिड कोन कितना आ जाएगा, I = 3/10 mr², ठीक है। फॉर ए सॉलिड कोन, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ अपनों ने जो सॉलिड कोन निकाला है वो किसके रिस्पेक्ट में है, हमारा जो कोन है, कोन के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट के अंदर है, ठीक है। परंतु क्वेश्चन में आपसे इस तरह की प्रॉब्लम जरूर पूछी जा सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि अगर हमारा जो एक्सिस है वो अगर यहाँ से पास हो रहा होता, ठीक है, उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता। अगर हमारा जो एक्सिस है वो अगर यहाँ से पास हो रहा होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता। अगर हमारा जो एक्सिस है वो यहाँ से पास हो रहा होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, ठीक है। तो इन सभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम एक थ्योरम है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। और थ्योरम का नाम कौन सा है, हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ हम इन सभी स्ट्रक्चर का एक साथ है वो रिजल्ट है वो देख लेंगे। अभी बेसिक क्या है वो आप सभी को आना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, फिर से वीडियो बना के इसको अपने समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।